हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आज हम बात करेंगे एक और कैंडिडेट के इंटरव्यू के बारे में। इनका इंटरव्यू जो है वो शिव सिंह राठौर जी सर के बोर्ड में हुआ था। ओके, इनका जो बैकग्राउंड है वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इंटरव्यू जो है इनका 25 जून को हुआ और टाइम जो है वो 1:30 बजे हुआ। 1:30 बजे के लगभग इनका जो है इंटरव्यू हुआ। तो आइए जानते हैं इनसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, साथ ही जानेंगे उनके आंसर्स के बारे में, ताकि जो अपकमिंग इंटरव्यूज़ है उन कैंडिडेट को भी उनको क्या हो, लाभ हो। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, नीति आयोग की फुल फॉर्म। नीति आयोग क्या है? ठीक है, नीति आयोग जो है इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस करा है। आई थिंक एक कैंडिडेट से पूछा गया था नीति आयोग और जो योजना आयोग था उसके बीच में क्या डिफरेंस है, तो उसके बारे में मैंने डिटेल से स्टडी करी है। यहाँ पर केवल हम फुल फॉर्म की बात करेंगे। फुल फॉर्म जो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग की फुल फॉर्म ये हो गई। पेट्रोल का फॉर्मूला। अब पेट्रोल के फॉर्मूले की बात करें तो ये है कि इसका कोई केमिकल फॉर्मूला तो नहीं होता है, ये तो बस एक क्या होता है, हाइड्रोकार्बन जो कंपाउंड्स होते हैं उनका जो है मिक्सचर होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है 4 से लेकर 12 तक क्या हो सकते हैं, कार्बन हो सकते हैं इसके अंदर। किसके अंदर हो सकते हैं? पेट्रोल के अंदर 4 से लेकर 12 तक क्या होते हैं, कार्बन होते हैं। इसका अगर एक फॉर्मूला नॉर्मली देखे तो इस तरह से होता है CN, इसमें कार्बन जो है वो कितने हो सकते हैं, 4 से 12, और फिर H जो है वो 2N+2, इस तरह से जो है इसको लिखा जाता है। ठीक है, अब मिक्सचर जो होता है हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स का, उसमें क्या क्या हो सकते हैं, उसमें एल्केन्स हो सकते हैं, एल्कीन्स हो सकते हैं, साइक्लो एल्केन्स हो सकते हैं, बेंजीन हो सकते हैं, पैराफिन्स, ठीक है, ओलेफिन्स, ये सब इसमें क्या हो सकते हैं, इंक्लूड हो सकते हैं पेट्रोल में। अब इनका रेशियो जो है वो अलग अलग हो सकता है, एल्केन्स का, एल्काइंस का, और जो साइक्लो एल्केन्स है इनका जो रेशियो हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि उसकी जो वेराइटी जो है, पेट्रोल की वेराइटी क्या होगी उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, फिर उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि डीजल जो है उसका फॉर्मूला क्या है। पेट्रोल और डीजल दोनों का पूछ लिया गया, क्योंकि इनका बैकग्राउंड जो है वो क्या है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो इनसे पेट्रोल डीजल पर क्वेश्चन पूछे गए। तो डीजल जो होता है वो क्या होता है, 75% तो उसमें क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। जैसे पैराफिन्स हो गए, साइक्लो पैराफिन्स हो गए, 75% तो क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हो गए। और 25% जो है वो इसमें एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जैसे नेफ्थलीन्स हो गई, एल्किल बेंजीन्स हो गए, इसमें ये पाए जाते हैं। तो 75 और 25% जो है इसमें इस तरह से पाया जाता है। अब बात करें कि इसका जो है नॉर्मली जो फॉर्मूला, एक एवरेज जो फॉर्मूला देखे वो क्या हो सकता है, वो ये होता है C12H23। H23 किस क्या होता है, इसका जो डीजल है उसका फॉर्मूला होता है। लेकिन जो हमारा जो इसकी रेंज जो देखिए, रेंज क्या हो सकती है, C10H20 से C15H28, C10H20 से लेकर C15H28 तक जो है इसका जो है वो रेंज हो सकती है। वैसे तो इसका एक एवरेज फॉर्मूला C12H23 होता है। ओके, तो इस तरह से अगर किसी के बैकग्राउंड में मैकेनिकल इंजीनियरिंग है या फिर ऑटोमोबाइल्स के एरिया में कोई वर्क करता है किसी कंपनी में, तो हो सकता है कि उससे पेट्रोल डीजल पर क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है यूनिसेफ जो है, यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है। यूनिसेफ बेसिकली क्या है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड जो है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। ठीक है, और ये जो क्या है, ये हमारा जो UNO जो है उसी का एक सहायक जो है वो अंग है, जो क्या करता है, जो बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा के लिए कार्य करता है। और साथ में क्या करता है, जो महिलाएं जो हैं, ठीक है, उनके लिए भी थोड़ा बहुत ये वर्क करता है। मातृत्व सुरक्षा के लिए, मातृत्व विकास के लिए भी जो है ये काम करता है। इसका जो स्थापना हुई थी वो 1946 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय जो है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है। और 1949 से इसने क्या किया था, भारत में कार्य करना प्रारंभ किया था यूनिसेफ ने। स्थापना 1946 में, 1949 में इंडिया में वर्क करना इसने प्रारंभ कर दिया था। अब यहाँ पर यूनिसेफ पूछा गया है, तो हो सकता है कि अदर जो UNO के जो और भी पार्ट्स है, 6 जो है वो तो परमानेंट जो है काउंसिल वगैरह हो गई, जैसे महासभा हो गई, सुरक्षा परिषद हो गई, सामाजिक और आर्थिक परिषद हो गया, न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया। इस तरह से 6 जो कंपोनेंट है वो तो पढ़ ही लीजिएगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जिसको इसकी जो एजेंसियाँ हैं, जैसे UNDP हो गया, UNEP हो गया, UNESCO हो गया, WHO हो गया, FAO हो गया,
ILO हो गया, तो इन सब के बारे में भी आप थोड़ा थोड़ा जो है वो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये क्या है रैंडमली पूछ लेते हैं किसी भी इंटरव्यू में। तो और इसके अलावा एक जो है संस्था और है उसके बारे में डिटेल से पढ़ लीजिएगा, वो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती है क्योंकि 2020 में जो है इसको जो है शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो मिला था, और इसकी स्थापना जो है WFP की स्थापना जो है वो कब हुई थी 1961 में। इसकी स्थापना जो है वो FAO प्लस जो हमारी संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है, FAO का मतलब ये हो गया खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और जो संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है, इन दोनों ने मिलकर जो है ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है इसकी स्थापना करी थी। इसका मुख्यालय जो है वो रोम में स्थापित करा था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का। अब इसका जो काम क्या है वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये भी करंट से रिलेटेड ही है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है, विश्व खाद्य कार्यक्रम जो है, ये क्या करेगा 2030 तक क्या करेगा, भुखमरी को दूर करेगा, यानी जीरो हंगर जो है इसके लक्ष्य को क्या है 2030 तक जो है ये फॉलो किया जाएगा। यह एक व्यक्ति, महिला और बच्चे के सक्रिय एवं स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक भोजन तक सबकी पहुंच को क्या करता है, ये सुनिश्चित करता है, और साथ में कुपोषण को दूर करने के लिए, मृत्यु दर को कम करने के लिए, मातृत्व सुरक्षा बढ़ाने के लिए, HIV जो है इसको कम करने के लिए विभिन्न प्रकार के ये प्रयास भी जो है ये करता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ओके, तो इसको और आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है राजस्थान की SGDP कितनी है। अब ये इकोनॉमिक जो रिव्यू से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, राजस्थान की SGDP कितनी है। राजस्थान की SGDP जो है वो इकोनॉमिक जो हमारा सर्वे है उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो स्थिर कीमतों पर तो हमारी जो GDP है वो है 6,43,222। ओके, और अगर हम प्रचलित कीमतों पर देखें तो है 9,57,912। ओके, अब इसमें ग्रोथ की बात करें तो इसमें ग्रोथ जो है वो माइनस में रही है, -6.61% तो रही है स्थिर कीमतों पर, जबकि -4.11 रही है हमारी प्रचलित कीमतों पर। तो इस तरह से हमारी SSGDP जो है आप देख लीजिएगा। इकोनॉमिक जो रिव्यू आया था अभी रिसेंट वाला, उसमें आप और डिटेल से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है राजस्थान की GDP में सभी सेक्टर्स का परसेंटेज कितना है। सभी सेक्टर 3 सेक्टर हो गए, कृषि, उद्योग और सेवा। उसमें भी हम स्थिर कीमतों में अलग योगदान है, प्रचलित कीमतों में अलग योगदान है। तो स्थिर कीमतों में हम बात करें तो कृषि क्षेत्र में तो है 29.45% योगदान कृषि क्षेत्र में, लगभग 29% हो गया। उद्योगों में हो गया लगभग 28.15%। ओके, सेवा क्षेत्र में हो गया 42.40%। तो ये तीनों जो है वो स्थिर कीमतों पर है, 29%, 28% और 42%। अगर आप राउंड फिगर में बताते हैं तो भी सही है। उसके अलावा अगर हम बात करें प्रचलित कीमतों पर, तो प्रचलित कीमतों पर जो कृषि क्षेत्र का योगदान जो है वो 29.77%, यानी लगभग सेम ही है। और उद्योगों में जो है वो थोड़ा चेंज है, ये है 24.80%। ओके, 24.8%। उसके अलावा अगर हम सेवा क्षेत्र में बात करें तो 45.43%। तो इस तरह से जो है ये इसका योगदान है, तो इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान में थर्मल पावर प्लांट एंड उन सब की कैपेसिटी। अब राजस्थान में तो थर्मल पावर प्लांट जो है वो कितने हैं, उन सब की कैपेसिटी कितनी है, ये सब जो है पूछा गया है। अब राजस्थान में थर्मल जो अधिस्थापित क्षमता है, यानी तापीय जो अधिस्थापित क्षमता है वो कितनी है, 12,782 मेगावाट है। ठीक है, 12,782 मेगावाट होगी। लगभग 58% जो है वो ये पावर का क्या करता है, कॉन्ट्रीब्यूशन करता है तापीय ऊर्जा, 58.54 कुछ है। ओके, अब बात करते हैं हम कि कौन कौन से जो पावर प्लांट्स हैं थर्मल। सबसे पहला जो है आता है हमारा जो सूरतगढ़ जो सुपर थर्मल पावर प्लांट है, ये 1500 मेगावाट जो है इसकी क्या है कैपेसिटी है सूरतगढ़ की। उसके अलावा फिर दूसरा आता है हमारा कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट, इसकी कैपेसिटी है 1240 मेगावाट। इसमें अलग अलग है, 660 भी है, 660 इंटू कुछ करके भी है, जबकि ये जो मैंने 1500 मेगावाट की बात करी है सूरतगढ़ की, इसमें 150 इंटू 6 ऐसा कुछ यूनिट्स हैं। इसमें भी कैटेगरी अलग अलग बनी हुई है। मेरे को काफ़ी टाइम हो गया है तो मुझे याद नहीं आ रहा है कि अलग अलग कैटेगरी क्या है। पहले तो याद थी, अभी याद नहीं आ रही है। जब दोबारा रिवीजन होगा तो मुझे याद आ जाएगा कि 1240 जो है उसका डिवीज़न कैसे होगा। नेक्स्ट बात करें हम छबड़ा जो है, छबड़ा यानी 12 में जो स्थित है हमारा, उसकी कैपेसिटी है 2320 मेगावाट। ओके, काली सिंध थर्मल में है 600 मेगावाट। तो इस तरह से जो है कैपेसिटी है, आप थोड़ा देख जाइएगा और डिटेल से देख जाइएगा, मुझे भी फिलहाल इतना ही याद है अभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है
जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है, यानी भारत की जो विदेश नीति है, उसके बारे में पूछा गया कि भारत की विदेश नीति क्या है। अब भारत की विदेश नीति जो है वैसे तो काफ़ी टाइम से सेम चलती आ रही थी, लेकिन अभी 2021 में है, भारत ने विदेश नीति जो है थोड़ी स्लाइड चेंज करी है। समय समय पर इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन अभी जो 2021 में जो है भारत की विदेश नीति में कुछ परिवर्तन भी हुए हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि भारत की विदेश नीति जो है वो पहले जो है वसुधैव कुटुंबकम और पंचशील के सिद्धांतों पर रही थी कि हस्तक्षेप नीति का पालन करेंगे, दूसरों पर अनाक्रमण रहेगा, शांति एवं सहिष्णुता की भावना होएगी। तो इस तरह से जो है पंचशील के सिद्धांतों को फॉलो करते हुए हमारी विदेश नीति रही है कि दूसरे देश को हम मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक तरफा जो भी प्रतिद्वंदी होते हैं या प्रतिबंध होते हैं उनका कभी समर्थन नहीं करेंगे। पड़ोस जो है वो पहली नीति जो है वो हम अपना रहे हैं। तो जो अब क्या हो रहा है कि बेसिकली विदेश नीति का एम जो होता है वो होता है कि अपने राष्ट्र हितों का, ठीक है, रक्षा करना, लेकिन अपने राष्ट्र हितों की रक्षा करते हुए दूसरे के हितों को नष्ट नहीं करना, ठीक है। तो अब वर्तमान में क्या हो रहा है, वर्तमान में ये हो रहा है कि आतंकवाद जैसी समस्याएं, साइबर सुरक्षा, सीमा सुरक्षा जो हो गई, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, ये सभी जो मुद्दे जो हैं वो अभी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो गए हैं, जलवायु परिवर्तन। तो इन सभी को केंद्र में रखते हुए जो है विदेश नीति को फॉलो किया जाता है कि आतंकवाद से रक्षा करना, यानी राष्ट्र हितों की रक्षा करना। राष्ट्र के हितों में कौन कौन से आगे जितने भी आते हैं आतंकवाद, इन सभी से भारत की सुरक्षा करना। फिर दूसरा है कि विदेशी जो भागीदार है, ठीक है, जो फॉरेन में जो लोग रहते हैं वो FDI इन्वेस्टमेंट करना, आधुनिक तकनीक हस्तांतरण जो है इनके रूप में जो है भारी निवेश को क्या करना, आकर्षित करना, यानी भारत की पहचान जो है वो बढ़ाना और भारत की GDP जो है उसको बढ़ाना, ताकि हम विश्व स्तरीय आधारभूत ढांचा क्या है विकसित कर सके। राष्ट्रीय कूटनीति के साथ साथ हम क्या फॉलो करेंगे, आर्थिक कूटनीति भी जो है वो केंद्र में आ चुकी है विदेश नीति के। बाद में है कि भारत की आवाज़ जो है वो वैश्विक मंचों पर सुनी जाए, यानी भारत की इंपॉर्टेंस जो है हर वैश्विक मंच पर क्या बनी रहे। जैसे G20 देख सकते हैं आप, क्वाड में भी भारत की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। उसके अलावा बहुत सारे जो ब्रिक्स हो गया, बहुत सारे मंच ऐसे हैं जहाँ पर भारत जो है अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट हमारा हो गया कि भारतीय प्रवासियों को हर गतिविधि में शामिल किया जाए। जैसे मान लो कि विदेशों में जो भी प्रवासी रह रहे हैं तो उनकी उपस्थिति जो है वो सुनिश्चित की जाए, साथ ही उनकी उपस्थिति का लाभ जो है वो अधिकतम हम क्या करें, प्राप्त करें, और उनके हितों का रक्षा भी हम साथ साथ करते रहें। तो इस तरह से जो है विदेश नीति जो है वो हो रही है। उसके अलावा जो हमारी दक्षिणी एशिया में जो हम कर रहे हैं नई पड़ोस नीति जो है, और पहले हम पूर्व की देखो की ओर नीति करते थे, अब एक्ट एशिया जो है वो नीति आ गई है। तो इस तरह से जो है जो विदेश नीति जो है वो लगातार जो है परिवर्तन होती जा रही है, और एक क्या है, एक सकारात्मक जो है वो भी संकेत दिखाई दे रहा है कि विदेश नीति जो है वो, भारत की विदेश नीति जो है वो कहीं ना कहीं विश्व में भी अब जानी पहचानी जाती है। नेक्स्ट है, आप कैसे एक अच्छे RAS बनोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो लगभग हर कैंडिडेट से पूछा जा रहा है कि आप अच्छे एक RAS कैसे बनोगे, आप RAS क्यों बनना चाहते हैं, अगर आप RAS बन जाओगे तो क्या अच्छा काम करोगे। तो ये क्वेश्चन थोड़े से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, केवल SDM बनोगे या कोई भी सर्विस ज्वाइन कर लोगे। अब इनसे पूछा गया कि केवल SDM में बनना चाहते हो क्या, या फिर कोई भी सर्विस ज्वाइन कर लोगे। तो इसका आंसर भी आप लोग तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये भी क्या है, सभी से पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल दिया जाए तो क्या होगा। अब इनसे फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। अब ये क्या है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का तो क्वेश्चन है ही, साथ में क्या है, ये जनरल क्वेश्चन भी है, क्योंकि पेट्रोल की गाड़ी, डीजल की गाड़ी तो हम सभी दैनिक जीवन में प्रयोग करते ही हैं। तो थोड़ा सा जान लेते क्या है पेट्रोल इंजन। ठीक है, पेट्रोल की गाड़ी में अगर हम जो डीजल डाल देंगे तो क्या होगा कि पेट्रोल का इंजन हो गया और डीजल इंजन हो गए, तो दोनों क्या है, अलग तरीके से काम करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर पेट्रोल की गाड़ी में अगर हम डीजल डाल देंगे तो इतना खतरनाक असर तो नहीं करता है, विपरीत अगर डीजल की गाड़ी में हम पेट्रोल डालते हैं। अब क्यों नहीं करता है, ये है कि ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इंजन जो है वो स्टार्ट ही नहीं होगा, क्योंकि एक तरह से क्या हो जाता है, चौक लग जाता है वो जाम ही नहीं होता बिल्कुल ही। ठीक है, और अगर गाड़ी अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है, साथ ही क्या होता है, पेट्रोल इंजन स्टार्ट तो हो जाएगा, अगर मान लो स्टार्ट हो भी गया, एक सिचुएशन लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, पेट्रोल इंजन क्या होता है, स्पार्क से चलता है, लेकिन इंजन बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। अगर चल भी गई तो गाड़ी क्या होगी, बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि डीजल जो होता है वो पेट्रोल की तुलना में क्या होता है, थोड़ा थिक होता है।
तो क्या होगी, हमारी गाड़ी जो है वो ख़राब हो जाएगी। और अगर मान लो ऐसी स्थिति हो गई, गलती से क्या हो जाता है, अभी व्हीकल्स क्या है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो गलती से कई बार हो जाता है कि पेट्रोल की जगह डीजल डल जाता है। तो अगर पता लग गया है कि डीजल डल गया है तो गाड़ी को साइड में पार्क कर लेना चाहिए, मैकेनिक को बुलाना चाहिए और मैकेनिक से इंजन जो है उसकी सफाई जो है वो तुरंत करानी चाहिए। और फिर उसके बाद दोबारा से जो है जो पेट्रोल की गाड़ी में वापस से पेट्रोल भरवाना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि गाड़ी जो है वो हमारी बिल्कुल सही रहेगी। लेकिन अगर मान लो पता ही नहीं चला तो फिर क्या होगा, गाड़ी चलेगी नहीं। तो गाड़ी नहीं चलेगी तो अपन को कुछ लगेगा तो सही ना कि क्या हुआ, गाड़ी चल क्यों रही है, ऐसी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। ठीक है, गाड़ी धक्का धक्का करके स्टार्ट हो जाती है, कई बार हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो है ना, आपको गाड़ी का जो फ्यूल है वो टोटली निकाल देना चाहिए। यही इसका एकमात्र सोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान में टोटल सोलर एनर्जी। अभी इकोनॉमिक सर्वे से फिर क्वेश्चन पूछा गया। इकोनॉमिक सर्वे से अब हमारी सोलर एनर्जी की जो अधिष्ठापित क्षमता है वो तो है 2178, ठीक है, मेगावाट हो गई। लेकिन अगर दिसंबर 2020 तक हम बात करें तो हमारे राजस्थान में 5002 मेगावाट ऊर्जा के जो है क्षमता के संयंत्र जो है वो स्थापित हो चुके हैं। तो अगर हम क्षमता की बात करें, ठीक है, टोटल क्षमता संयंत्रों की क्षमता कितनी है 5002 मेगावाट, ठीक है, जबकि अधिष्ठापित क्षमता कितनी है 2178 2178 मेगावाट, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कितने % नैरो गेज रेलवे ट्रैक को ब्रॉड गेज बना दिया गया है। यानी रेलवे से रिलेटेड है, ये भी हमारे इकोनॉमिक रिव्यू में क्वेश्चन होगा कि नैरो गेज से जो है ना, जो रेलवे में नैरो गेज है उससे कितने ट्रैक को जो है ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इसको भी आप थोड़ा देख लीजिएगा कि क्या है, क्योंकि ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कि क्या है। तो इस तरह से इनसे ये क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं और कैंडिडेट की इंटरव्यू लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।